नमस्कार, 4 का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात एटीएस के चक्रकाल में फंसे जिहादी संगठन पीएफआई की, जिसके ठिकानों पर 2047 की साजिश के खुलासे के बाद छापेमारी हुई है। फिर बात करेंगे अजमेर पुलिस के चक्रव्यूह में फंसे गौहर चिश्ती की, जिसे हैदराबाद से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। चक्रव्यूह की तीसरी खबर में बात करेंगे बेअदबी के चक्रकाल में फंसे भगवंत मान की, जिस पर गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के आरोप लगने के बाद कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे बीजेपी के चक्रव्यूह में फंसी कांग्रेस की, क्योंकि हामिद अंसारी के आईएसआई जासूस के साथ दोस्ती पर उठ रहे सवालों के बीच फिर एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिससे कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चलिए शुरुआत करते हैं चक्रव्यूह की, और सबसे पहले बात एटीएस के चक्रकाल में फंसे जिहादी संगठन पीएफआई की। बिहार में पीएम मोदी के दौरे से पहले पीएफआई की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। बिहार के फुलवारी शरीफ इलाके में एक घर के अंदर मार्शल आर्ट्स के नाम पर आतंक की पाठशाला चलाई जा रही थी, जिसके तहत युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें जिहाद के रास्ते पर चलने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। हथियार कैसे उठाने हैं, तलवार कैसे चलानी है, ये सब सिखाया जा रहा था, और इन सब के लिए ठिकाना बिहार के पटना को बनाया गया। इतना ही नहीं, इन जिहादियों ने इसकी पूरी प्लानिंग की हुई थी। ये ट्रेनिंग युवाओं को भारतीय आर्मी के खिलाफ लड़ने के लिए दी जा रही थी, क्योंकि इनका एकमात्र मकसद था कि 2047 तक इन्हें भारत को तोड़ना है और उसे मुस्लिम देश बनाकर यहां शरिया कानून लागू करना है। इसके लिए इन्होंने इस मिशन का नाम 2047 रखा था। इसके अलावा पीएम मोदी को भी निशाने पर लिया गया था, लेकिन आईबी के इनपुट के बाद पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी हुई, जिसके बाद इस पूरी साजिश का खुलासा हो गया। इस मामले में करीब 26 लोगों पर एफआईआर भी की गई है। अब 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के खतरनाक मंसूबों को पाले 2 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद फिर से जांच एजेंसियों और एटीएस की टीम ने पीर बहोर थाना क्षेत्र में सब्जी बाग की छापेमारी की। सब्जी बाग में पीएफआई का दफ्तर है, जहां ये छापेमारी की गई है। पीएफआई का नाम एक के बाद एक देश विरोधी गतिविधियों में सामने आ रहा है, जिसके बाद उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सरकार की लापरवाही और पीएफआई पर उसके एक्शन में देरी की वजह से आज नौबत ये आ गई है कि इस जिहादी संगठन की इतनी हिमाकत हो गई कि इसने भारत के टुकड़े करने की पूरी प्लानिंग कर ली है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि भारत में अमन चैन की ख्वाहिश रखने वाले मुसलमान भी इन जिहादियों की इस हरकत पर चुप हैं। अगर वो मिलकर भी इस संगठन के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो मजाल है कि ऐसे जिहादी संगठन भारत को तोड़ने की कोशिश करें। हालांकि अब इस मामले में ताबड़तोड़ छापेमारी तो की ही जा रही है, साथ ही आरोपियों की भी अच्छे तरीके से खातिरदारी हो रही है, जिससे इस मामले की तह तक जाया जा सके, और केंद्र सरकार भी अब एक्शन में आ गई है, जिसके बाद पीएफआई की मुसीबतें बढ़ गई हैं। यहां पीएफआई के ठिकानों पर छापा पड़ा तो वहीं नुपुर शर्मा के पैगंबर पर टिप्पणी करने के बाद 17 जून को अजमेर शरीफ दरगाह के बाहर भड़काऊ नारेबाजी करने वाला खादिम गौहर चिश्ती को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 23 जून से ही खादिम के रूप में ये जिहादी गौहर चिश्ती भड़काऊ नारे लगाने के बाद से फरार चल रहा था। ये जिहादी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल पाया गया है, और इन सभी खुलासों के बाद इसे अजमेर की अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद उसे ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया है। गौहर चिश्ती को लेकर अजमेर पुलिस ने कई बड़े खुलासे भी किए हैं, जिसके तहत बताया गया है कि गौहर चिश्ती हैदराबाद में 1 जुलाई से छिपा हुआ था। पुलिस की 5 लोगों की टीम हैदराबाद पहुंची, और हैदराबाद पुलिस की मदद से वहां दरगाह के बाहर से नुपुर के खिलाफ नबी की शान में गुस्ताखी के बाद सर तन से जुदा करने वाला नारा लगाने वाले इस जिहादी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने भेष बदलकर लगातार उसकी रेकी की। साथ ही ये जानकारी भी मिली है कि हैदराबाद में एहसानुल्लाह नाम के जिस व्यक्ति ने गौहर को पनाह दी थी, उसे भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। अब जब गौहर चिश्ती पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, तो फिर कन्हैया लाल की हत्या करने वाले रियाज और गौस से इसके क्या संबंध हैं, इसकी भी जांच की जाएगी।
साथ ही गौहर की कॉल डिटेल्स की जांच की जा रही है। ये भड़काऊ गौहर चिश्ती ही अकेला नहीं है जिसने आपत्तिजनक नारे लगाए हों या भड़काऊ बयानबाजी की हो। लगातार अजमेर में दरगाह का इस्तेमाल मुसलमानों को भड़काने के लिए किया जा रहा है। गौहर चिश्ती के बाद सलमान चिश्ती ने नुपुर की गर्दन काटकर लाने वाले को इनाम देने की घोषणा की। फिर सरवर चिश्ती ने दरगाह के बाहर से देश को हिला देने की धमकी दी और आगे उसके बेटे आदिल चिश्ती ने हिंदू देवी देवताओं के अस्तित्व पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। ये है दरगाह के खादिम या फिर खादिम के रूप में ये सब जिहादी हैं जो किसी देश विरोधी संगठन की तर्ज पर इस तरह मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। सवाल बार बार यही बना हुआ है कि आखिर क्यों इन लोगों ने इस तरह का जहर उगला, किसके कहने पर यह सब किया गया और क्या देश का माहौल खराब करने के लिए अमन चैन का पैगाम देने वाली दरगाह का इस्तेमाल जिहादी अपने मकसद को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। ये सवाल लगातार बने हुए हैं जिसकी जांच अब अजमेर पुलिस करेगी, क्योंकि जिस तरह के खुलासे इन हैवानों को लेकर हो रहे हैं उससे एक बड़ी साजिश का खुलासा होने की आशंका जताई जा रही है। एक तरफ तो गौहर चिश्ती की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, दूसरी तरफ पंजाब के सीएम भगवंत मान के लिए अब उनकी नई शादी सजा बन गई है। भगवंत मान ने शादी तो कर ली, लेकिन उनकी शादी के बाद ऐसा बवाल मचा है जिसने पंजाब की सियासत को ही गरमा दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री पर आरोप लग रहे हैं कि उनकी शादी के दौरान सीएम आवास पर यानी उनके घर में गुरु ग्रंथ साहिब के साथ बेअदबी की गई है। पूरे मामले में यह दावा किया गया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के विवाह समारोह में पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को ले जा रहे वाहन की जांच किए जाने से गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान हुआ। इसे गुरु के ओहदे और सम्मान का अपमान कहा गया है। भगवंत मान के घर हुई गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का वीडियो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास पहुंच गया है। मामला सामने आने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। मान की मुसीबत इस मामले में इतनी बढ़ गई है कि अब उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि यही भगवंत मान थे जिन्होंने सत्ता में आने के बाद जोरों शोरों से ये कस्में खाई थी कि वो 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, उन्हें जेल में डलवा कर ही दम लेंगे। तो अब जब खुद भगवंत मान के घर में ये बेअदबी हुई है तो क्या उसके लिए भगवंत मान भी जेल जाएंगे? हैरानी की बात तो यह है कि इतना सब होने के बाद भी भगवंत मान की ओर से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वो अपने बिल में घुसकर बैठ गए हैं। ऐसे ही बेअदबी के कई मामले पंजाब में सामने आ चुके हैं, जिसकी सजा भी आरोपी को भुगतनी पड़ी है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब से बेअदबी को धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। और सिख समाज बार बार सरकारों से यही आग्रह करता आ रहा है कि जब भी बेअदबी का मामला सामने आता है तो आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आगे से किसी भी शख्स की बेअदबी जैसी घटना को अंजाम देने की हिमाकत ना हो। और अब यही काम भगवंत मान ने भी कर दिया है, जिसके बाद सिख समुदायों ने उनके खिलाफ मोर्चा तो खोला ही, साथ ही उन पर कार्रवाई की भी मांग तेज हो गई है। गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले ने पंजाब में तूल पकड़ लिया है, तो वहीं अब देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के काले कारनामों के चिट्ठे धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं। हाल में पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा ने अपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि वो 2005 और 2011 के बीच कई बार भारत आए और यहां आकर उन्होंने भारत के खिलाफ खुफिया जानकारी जुटाई, जिसे मिर्जा ने आईएसआई को सौंप दिया। यानी कि इस दौरान वो आईएसआई के एजेंट बनकर भारत आए थे और उन्हें आमंत्रित करने वाले तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी थे। हालांकि इस बात का खुलासा होने के बाद से ही बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस पार्टी खुद पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर रही है। इस मामले में सारा ठीकरा कांग्रेस के सिर फोड़ते हुए ये कहा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति की ओर से विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को निमंत्रण आमतौर पर विदेश मंत्रालय के माध्यम से सरकार की सलाह पर दिया जाता है, लेकिन अंसारी के इस झूठ की पोल फिर से खुल गई है। ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर आदिश अग्रवाल ने एक विस्तृत बयान जारी कर हामिद अंसारी पर जानकारी छिपाने और झूठ बोलने का आरोप लगाया है। बयान में बताया गया है कि अंसारी का कार्यालय चाहता था कि मिर्जा को सम्मेलन में बुलाया जाए और इस बात को स्वीकार नहीं किया गया तो वो नाराज भी हो गए। डॉक्टर अग्रवाल ने जिस सम्मेलन को लेकर यह दावा किया है वो दिल्ली के विज्ञान भवन में
11 और 12 दिसंबर 2010 को आयोजित हुआ था। उन्होंने आतंकवाद के मसले पर जामा मस्जिद यूनाइटेड फोरम द्वारा 27 अक्टूबर 2009 को दिल्ली के ओबरॉय होटल में आयोजित एक सम्मेलन की तस्वीर भी शेयर की है। इस तस्वीर में अंसारी और मिर्जा को एक साथ मंच साझा करते हुए दिखाया गया है। इस सम्मेलन में दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और अन्य मुस्लिम नेताओं ने भाग लिया था। डॉक्टर अग्रवाल ने आरोप लगाया कि हामिद अंसारी और उनके दोस्त फोरम के सम्मेलन में पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा के साथ दोस्ती कर रहे थे। हैरानी की बात तो यह है कि जामा मस्जिद यूनाइटेड फोरम के इस सम्मेलन का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। केवल 11 और 12 दिसंबर 2010 को विज्ञान भवन में आयोजित न्यायविदों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का ही उल्लेख किया गया है। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि इस सम्मेलन में अंसारी ने हिस्सा लिया था, लेकिन नुसरत मिर्जा इसमें आमंत्रित नहीं थे, जिसे लेकर अंसारी ने सम्मेलन के आयोजक को फोन कर नाराजगी भी जताई थी। अंसारी ने अपमानित महसूस किया और नाराज होने के कारण वो 1 घंटे की जगह 20 मिनट ही वहां रहे। हालांकि नुसरत मिर्जा ने भी अपने साक्षात्कार में इस सम्मेलन का उल्लेख नहीं किया। अब भाजपा ने भी यही तस्वीर दिखाते हुए अंसारी को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है और लगातार ये सवाल किया जा रहा है कि क्यों हामिद अंसारी ने ये जानकारी छुपाई। जिस मुल्क को भारत में 26/11 बम धमाकों के लिए जिम्मेदार माना जाता है, कांग्रेस उसी मुल्क से जासूस बुलाकर उससे आतंकवाद से लड़ने की ट्रेनिंग ले रही थी। इस तरह के किसी कार्यक्रम का आयोजन खुफिया एजेंसियों के क्लियरेंस के बाद की जाती है और वीजा देने का काम विदेश मंत्रालय ही करता है। तो ये कैसे हो गया कि ऐसा पत्रकार जो पाकिस्तान की आईएसआई को भारत की गोपनीय जानकारी साझा कर रहा है, वो तत्कालीन उपराष्ट्रपति के साथ बैठा हुआ है। यूपीए की सरकार के दौरान ये सब हो रहा था और फिर भी सबने आंख बंद करी हुई थी। लेकिन अब इस पूरे मामले का खुलासा हो रहा है, जिसके बाद हामिद अंसारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग तेज होने लगी है। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज इतना ही। कल फिर कौन किसके चक्रव्यूह में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।